नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप देखें के पाठक के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की बहाली की गई और रोजाना 10 से 15 विद्यालयों का निरीक्षण हेतु एक निरीक्षी कर्मी को जिम्मेदारी सौंपी गई। जब 15 अप्रैल से 15 मई तक विद्यालय में गर्मी की छुट्टी थी और 2 घंटा के लिए विद्यालय संचालित हो रहे थे, उस महज 2 घंटा के अंदर भी प्रत्येक दिन 10 विद्यालयों का जांच उन्हें करना था। 12 मिनट में एक विद्यालय जांच कर देने थे। 12 मिनट में उस विद्यालय में पहुंच भी जाना है और जांच भी कर लेना है और विद्यालय को छोड़ भी देना है। तो यह सीधी सी बात था कि एसएस के पाठक के द्वारा जो जांच करने का, जो निरीक्षण करने का रूपरेखा तैयार किया गया था, जो मसौदा तैयार की गई थी, जो खाका तैयार किया गया था, वह सिर्फ खाना पूर्ति था और कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं को टॉर्चर करने मात्र का एक जरिया था और कुछ नहीं था। उस 8 माह में, उस 10 माह में जो के पाठक के द्वारा निरीक्षण करवाए गए विद्यालयों का, उसमें शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। हाँ, एक खौफ रहा शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य, छात्र छात्राओं के मध्य, और उसका गलत फायदा उठाते हुए निरीक्षी अधिकारी पर जो बीओ, डीओ, डीपीओ का दबाव था, तो इनके दबाव की वजह से हफ्ता वसूली की गई और नाजायज तरह से पैसे उगाही किया गया। शिक्षा में कोई सुधार धरातल पर देखने को मिला नहीं। लेकिन अब उन सारे कमियों को दूर करते हुए और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक नई रूपरेखा तैयार की गई है और यह रूपरेखा हमें बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें विद्यालयों का सिर्फ निरीक्षण ही नहीं करना है, बल्कि इसमें विद्यालयों का अनुश्रवण करना है। अब अनुश्रवण क्या होता है, अब अनुश्रवण होगा कैसे? तो साथियों, यह जो रूपरेखा तैयार किया गया है, इसमें साफ साफ जिला के जो विकास उपायुक्त होते हैं, उनके अंडर एक सारे कार्य जो है करने को कहा गया है। अब इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी लगेंगे। वे भी विद्यालयों में जाएंगे और विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे, विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। लेकिन मुख्य जो विद्यालयों का अनुश्रवण और निरीक्षण की जिम्मेदारी है, वह है निरीक्षी अधिकारी, जो निरीक्षण हेतु ही जिनकी आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली हुई है, जैसे डीपीएम है, बीपीएम है, बीआरपी है, एवं अन्य ब्लॉक और जिला स्तर के जो बीओ, डीओ कार्यालय के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो उन्हें एक काम करना है। पहले क्या था कि रोजाना जो है एक निरीक्षी अधिकारी को 10 विद्यालय जांच कर देने हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन 10 विद्यालयों का जांच नहीं करना है। अब क्या है कि प्रत्येक निरीक्षी अधिकारी कर्मी को जो है 3 माह के लिए उनको 10 से 15 विद्यालय दिया जा सकता है। अब उसमें जो है एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिस जिला में जितने मैन पावर हैं उस हिसाब से जो है विद्यालयों का डिवाइडेशन होगा। यदि विद्यालय अत्यधिक है, कर्मी कम है, तो 15 विद्यालय दिए जाएंगे। यदि कर्मी अत्यधिक है, विद्यालय उन पैरेलल है, सामान्य है कि 10 विद्यालय दिया जा सकता है, 15 विद्यालय दिया जा सकता है। यदि विद्यालय ज़्यादा है, कर्मी कम है, तो विद्यालय अधिक देना पड़ेगा। यदि विद्यालय कम है सामान्य से और कर्मी अधिक हो गए, तो 10 विद्यालय भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो फैसला लेगा, जो जिला का विकास उपायुक्त होगा वो फैसला लेगा। अब जो है इसमें किया क्या जाएगा, तो 3 माह के लिए अब एक ब्लॉक में 2 या 3 बीआरपी हैं और एक बीपीएम है, जिला में एक डीपीएम है। तो जिस भी निगरानी कर्मी होगा, जो भी निरीक्षी कर्मी या जो भी निरीक्षी अधिकारी होगा, तो उसके अधीन जो है 3 माह के लिए 10 विद्यालय या 15 विद्यालय दे दिया जाएगा। उसे हफ्ता में 3 दिन निरीक्षण करना है और हफ्ता में 1 दिन अनुश्रवण करना है। अब अनुश्रवण क्या करना है, अनुश्रवण क्या करना है, और साथ ही जो विद्यालय दिए जाएंगे, तो 3 माह के बाद उस विद्यालय को दूसरे निरीक्षी अधिकारी के अंडर जो है हैंडेड कर दिया जाएगा, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि अब यह पता चल पाए कि पूर्व में जो निरीक्षी अधिकारी रहा है, इन 10 विद्यालयों का जो अनुश्रवण या निरीक्षण किया है, वो कितने ईमानदारी से किया है, वह अगला जो है पता कर सके। साथ ही अब यह जो रिपोर्ट दिया 3 माह के अंदर अपने अधीन, जो इसके अधीन निरीक्षण हेतु या अनुश्रवण हेतु जो विद्यालय थे, और वो जिसने जो रिपोर्ट दिया, अब उसके बाद दूसरा निरीक्षी अधिकारी आएगा उन विद्यालयों को अनुश्रवण और जांच हेतु 3 माह के बाद, अब वह रिपोर्ट देना शुरू करेगा। तो जो रिपोर्ट बिहार जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है, और उस पर जब अपलोड होगा और दोनों को जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि पहले वाला खानापूर्ति किया है या फिर एक खानापूर्ति कर रहा है। अब पहले वाला जब अंततः 3 माह में रिपोर्ट दे दिया कि फलाने फलाने सारे चीज़ सही हो गए, और फिर जो है 3 माह के बाद 90 दिन के बाद 91वां दिन जो है दूसरा निरीक्षी अधिकारी जा रहा है और फिर वो कमी पा रहा है, मतलब वो सिर्फ खानापूर्ति किया है, जैसे तैसे मैनेज कर दिया। तो यह एक अच्छा जो है रूपरेखा है। अब जो है अलग अलग 3 स्तरों पर जो है इसका अनुश्रवण करना है। एक कि जो विद्यालयों का जो भौतिक संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है, तो भौतिकतावाद का जो है वहाँ पे ये देखना है। उसके बाद छात्र छात्राओं के स्तर पर जो है अनुश्रवण करना है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक और भारी प्रधानाध्यापकों के स्तर पर जो है अनुश्रवण करना है। तो जो विद्यालयों में भौतिक संसाधन है, जैसे विद्यालयों में जाना है तो अब अनुश्रवण करना है, तो वे हफ्ता में एक बार जब निरीक्षी अधिकारी एक विद्यालय में जाएगा, तो वह जो है कम से कम यह कोशिश करेगा कि हफ्ता में 1 दिन विद्यालय में जाना है, तो वह 2 विद्यालयों का 1 दिन में अनुश्रवण करे।
2-2 3-3 घंटा वो विद्यालय में रह सकता है। प्रत्येक कक्षाओं में उसको जाना है। प्रत्येक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनसे उनको रूबरू होना है और उनसे प्रत्येक विषय के अलग-अलग जो है वो ओरल टेस्ट लेगा ताकि उसको पता चल सके कि हाँ, बच्चे कितने पढ़ने में ठीक-ठाक है, कितना उनका प्रोग्रेस हो रहा है। ब्लैक बोर्ड है अथवा नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चॉक है अथवा नहीं, डस्टर है अथवा नहीं, ये ध्यान देना है। भवन जो है उसका रंग रोगन हुआ है कि नहीं या फिर ऐसे ही उदास पड़ा हुआ है, पेंटिंग वगैरह वो देखना है। भवन जर्जर स्थिति में तो नहीं है, फर्श वगैरह सब सही है, प्लास्टर वगैरह सब सही है, कहीं फट रहा है, कहीं गिर रहा है तो नहीं है, कहीं छत गिर तो नहीं रहा है, टूट तो नहीं रहा है, ये ध्यान देना है। उसके बाद अब कक्षाओं में बैठने के लिए उचित प्रबंधन है अथवा नहीं, अर्थात बेंच डेस्क जो कि पर्याप्त मात्रा में जो है पर्याप्त संख्या में हर जगह के पाठक के द्वारा भिजवाए गए हैं, तो बेंच डेस्क पर्याप्त है अथवा नहीं उसकी संख्या भी देखनी है और बेंच डेस्क की गुणवत्ता भी जांच करनी है उनको। निरीक्षण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि बेंच डेस्क जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो दिए गए हैं उसका गुणवत्ता भी जांच करना है कि जो मापदंड शिक्षा विभाग के द्वारा तय किया गया था उस मापदंड के अनुरूप है अथवा नहीं है, तो ये भी देखना है। अब कक्षाओं में या कार्यालयों में जो है लाइटिंग है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, ट्यूबलाइट है कि बल्ब है। अब वो कक्षाएं जब चलाए जा रहे हैं उस समय बिजली का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, ये देखना है। रसोई घर जो है वह है कि नहीं, रसोई घर है तो किस प्रकार का है, टूटा फटा तो नहीं है। बर्तन किस प्रकार के हैं, सारे बर्तन ऐसे ही जंग लगा हुआ, काला धब्बा पड़ा हुआ, खराब तो नहीं है। रसोई गैस में वहाँ रसोई गैस है अथवा चूल्हे पर बनता है तो वो ध्यान देना है। उसके बाद थाली पर्याप्त है कि नहीं, थाली है तो कैसे थाली है, गंदा तो नहीं है, काला काला धब्बा लगा हुआ, जंग लगा हुआ तो नहीं है, यह ध्यान देना है, पर्याप्त है कि नहीं है। साथ ही एमडीएम में प्रत्येक शुक्रवार को अंडा या मौसमी फल देना है, वह दिए जा रहे हैं कि नहीं, एमडीएम जो दिए जा रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता क्या है, कैसा है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद जो शौचालय हैं विद्यालयों में, तो शौचालय महिलाओं के लिए जो शिक्षिका हैं उनके या छात्राओं के लिए अलग है कि नहीं, और छात्रों और जो वहाँ पे पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए अलग अलग है कि नहीं, साफ सफाई शौचालयों में है अथवा नहीं, फिर शौचालय में पानी का उत्तम प्रबंध है कि नहीं, और ताला तो नहीं बंद रह रहे हैं, ये सब ध्यान देना है। उसके बाद जिन विद्यालयों में जो है समरसेबल गड़ा है तो समरसेबल चल रहा है अथवा नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, नल का टूटा हुआ है या लगा हुआ है, पानी टंकी ठीक ठाक है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद विद्यालयों का कैंपस है कि नहीं, विद्यालयों में कैंपस होना आवश्यक है, पेड़ पौधे वहाँ पे लगा हुआ होना आवश्यक है, उसका सौंदर्यीकरण जो है वह जो है होना आवश्यक है। तो चारदीवारी से पैक होना चाहिए विद्यालय, ये ध्यान देना है। खेल का मैदान है अथवा नहीं, खेल की सामग्री जो विद्यालय में है वह कार्टून में, वह जो है बॉक्स में या फिर बक्सा में बंद करके रखा हुआ है या फिर छात्र छात्राओं को खेलने के लिए दिया जा रहा है। कौन कौन से खेल की सामग्री है, क्योंकि वहाँ पे छात्राएं भी हैं, वहाँ पे जो है छात्र भी हैं, अब दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, तो कौन कौन से खेल की सामग्री है खेलने के लिए उनको दिया जा रहा है अथवा फिर कार्टून बॉक्स में बंद करके बक्सा में अलमारी में रखा हुआ है, ये देखना है। उसके बाद जो है जो मध्य विद्यालय है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, तो वहाँ पे आईसीटी लैब है अथवा नहीं, आईसीटी लैब है तो उसका उपयोग हो पा रहा है कि नहीं, आईसीटी लैब में जो सिस्टम्स हैं वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स या कंप्यूटर टीचर उपलब्ध हैं कि नहीं, ये ध्यान देना है। उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खास करके जो है, हालांकि मध्य में भी जो है पुस्तकालय बनाया गया है, तो चाहे मध्य में हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो, यदि पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं अथवा नहीं, पुस्तकालय में बच्चों को ले जाया जा रहा है कि नहीं, उसका फायदा उठा पा रहे हैं अथवा नहीं, पुस्तकालय में पर्याप्त लाइटिंग, पंखा वगैरह बैठने की उत्तम प्रबंध है अथवा नहीं। उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लेबोरेटरी है अथवा नहीं, और लेबोरेटरी का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, ये भी जो है ध्यान देना है। उसके बाद अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खास करके हमारी जो बहनें हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए जो है सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन जो है वहाँ पे लगा है, तो उसका उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, वो चल रहा है अथवा नहीं, या मशीन है अथवा नहीं है। तो ये सारे जो भी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो शिक्षा विभाग का मापदंड है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या क्या होना चाहिए, मध्य के लिए क्या होना चाहिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए क्या होना चाहिए, उन सारे चीज़ों पर ध्यान देना है कि है अथवा नहीं, किस हालात में है, उनमें कौन से सुधार होने चाहिए। ये सारे जो है विद्यालय के भौतिक साधन संसाधन जो है, उनका भवन, उनका कैंपस, शौचालय, भोजनालय, पुस्तकालय, लेबोरेटरी, उनका कक्ष, कक्षाएँ, कार्यालय, उसमें बैठने का व्यवस्था, सारे चीज़ों पर ध्यान देना है। अब जो अब छात्र छात्राएं हैं, तो छात्र छात्राएं को लेकर के जो है उनके स्तर पर क्या जांच होगा, तो कितने विद्यार्थियों का नामांकन है, कितने उपस्थित हो पा रहे हैं, जो उपस्थित नहीं है तो उसका पीछे कारण क्या है, जो लगातार अनुपस्थित रहे हैं उसका क्या रीजन है, 3 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन लगातार उपस्थित रहे हैं, यदि बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, फोन कॉल से संपर्क किया जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, इस पर इसका अनुश्रवण करना है। उसके बाद कितने जो बच्चे हैं वो ड्रेस पहन करके आ रहे हैं और कितने ड्रेस नहीं पहन करके आ रहे हैं, जो ड्रेस नहीं पहन करके आ रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है, क्या उनके पास स्कूल ड्रेस नहीं है या फिर क्या है, वो उनको अनुश्रवण करना है। उसके बाद कितने बच्चों का नामांकन है और कितने का नहीं है, वो गली मोहल्ला में जो पोषक क्षेत्र विद्यालय का है उस पोषक क्षेत्रों में भी निरीक्षण अधिकारियों को, निरीक्षण कर्मियों को घूम घूम करके जो अनामांकित बच्चे हैं उनका नामांकन कराने का भी जिम्मेदारी उनको सौंपा गया है। जो अनुपस्थित बच्चे रह रहे हैं उनके लिए जागरूकता अभियान वो चलाएंगे, माता पिता से जाकर के बात करेंगे, जो तालीमी मरकज है, जो टोला सेवक है, उनसे मिल करके जो है और उनकी उपस्थिति जो है बढ़ाने के लिए उनसे बात करेंगे, साथ ही अनामांकित बच्चों का नामांकन कराने के लिए भी उनको जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे। उसके बाद
अब छात्र छात्राएं को जो है पुस्तक मिल पाया है अथवा नहीं, कितने को मिला है, कितने को नहीं मिला है। फिर जो 1 to 3 के बच्चे हैं उनके पास टीएलएम है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके पास है कि नहीं, उनका बस्ता जो मिला है वो बस्ता किस हालात में है, चूंकि बस्ता जब मिला था उसी समय किसी का चैन फ्री था, किसी का धागा कपड़ा हुआ था, फटा टूटा था, तो वो है कि नहीं, टीएलएम उनके पास है कि नहीं। उसके बाद जो अन्य जो बच्चे हैं तो उनके पास जो है एफएलएन किट्स है अथवा नहीं, एफएलएन किट्स और टीएलएम किट्स दोनों जो है वो देखना है कि नहीं, और उसका वो उपयोग कर पा रहे हैं अथवा नहीं। और जो विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं टीएलएम का और एफएलएन किट्स का और टीएलएम किट्स का उपयोग करा पाने में वो सक्षम है कि नहीं, ट्रेंड है कि नहीं, इसका भी ध्यान देना है। उसके बाद है कि जो 9th के बच्चे हैं वो साइकिल का उपयोग कर पा रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि उनको साइकिल मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत जो है उनको साइकिल दिया गया था। प्रारंभ में सिर्फ लड़कियों को दिया गया था, फिर लड़का लड़की दोनों को दिया गया था। वो साइकिल का उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं आने जाने के लिए। उसके बाद है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बच्चे हैं तो वो लेबोरेटरी का यूज कर रहे हैं अथवा नहीं, वो पुस्तकालय का यूज कर रहे हैं अथवा नहीं, यह भी देखना है। अब शिक्षक स्तर पर कि शिक्षकों के लिए क्या अनुश्रवण करना है, तो जिस विद्यालय में आप गए अनुश्रवण है तो उस विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक जो पदस्थापित है, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं रोजाना नियमित रूप से समयबद्धता का पालन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कितने दिन से अनुपस्थित है, अनुपस्थिति हेतु उन्होंने सूचना प्रधानाध्यापक को दिया है तो नहीं, अनुमति लिया है अथवा ऐसे ही बिना कहे बताए जो है वो अनुपस्थित है, इस सारी बातों को याद करना है। उसके बाद उस विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं अथवा नहीं, जितने विषय का जो है पठन पाठन का कार्य उस विद्यालय में होता है, जैसे प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, तो सब में अलग अलग जो है विषय का ये अंबार है कि 1 to 5 में कितने विषयों को पढ़ाना है। 3 ही विषय है ना, सामान्य है, बांग्ला है, उर्दू है। उसके बाद जो मध्य विद्यालय है उसमें अलग अलग फिर सोशल साइंस हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जाएंगे तो उसमें भी अब बंट जाएंगे अलग अलग। तो अब पर्याप्त जो है शिक्षक हैं कि नहीं अलग अलग विषयों का, इस पर जो है ध्यान देना है। अब है कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो आ रहे हैं तो नियमित तौर पर वो कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाने जा रहे हैं अथवा नहीं, क्या उनका जो है पढ़ाने का तौर तरीका है, उनके पढ़ाने से कितने बच्चे जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर सिर्फ भेजा पूर्ति हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अब जो भी कमियां हैं, चाहे वह भौतिक साधन संसाधन में कमी हो, चाहे छात्र स्तर पर कमी हो, चाहे शिक्षक स्तर पर कमी हो, इन कमियों को दूर करने का भी जिम्मेदारी जो है निरीक्षी अधिकारी निरीक्षी कर्मी को ही है। वे छात्र छात्राओं के साथ संगोष्ठी करेंगे, वे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ संगोष्ठी करेंगे, वे छात्र छात्राओं के अभिभावक अर्थात उनके माता पिता के साथ संगोष्ठी करेंगे, और जो भी उनको लग रहा है समस्याएं, उस समस्या का निदान मिलजुल करके वो सभी के राय मशवरा से करेंगे बिना किसी दबाव बनाए। यदि वो अपने स्तर से निदान नहीं कर पा रहे हैं उन समस्याओं का, जैसे उपस्थिति बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का कोई इफेक्ट पड़ नहीं पा रहा है, शिक्षक शिक्षिकाओं को नियमित करने के लिए, उनको समयबद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कक्षा जो है संचालित हो, उनको गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रदान हो, और एफएलएन किट्स, टीएलएम किट्स, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरी, पुस्तकालय का वो उपयोग सही से कर पाएं, उनके अंदर ट्रेंड हो वो, तो इस हेतु वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि उनके स्तर से ये नहीं हो पा रहा है तो वो अपने जो आलाधिकारी हैं, उनका सीनियर जो पदाधिकारीगण हैं, उनको वो सूचित करेंगे, और जो जिला विकास उपायुक्त होगा वो जो है बीओ को, डीओ को, डीपीओ को निर्देशित करेगा, और वो जिस विद्यालय में, जिस क्षेत्र में यदि कमी है तो फिर जाके वहां कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा प्रबंधन किया जा रहा है। तो अब यह जो निरीक्षण और अनुश्रवण, तो अनुश्रवण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी शिक्षा में सुधार, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, और शिक्षक शिक्षिकाओं का नियमितता एवं समयबद्धता एवं छात्र शिक्षकों की जो उपस्थिति का रेशियो है उसको बढ़ाने में। तो अब निरीक्षण करने में अब 10-10, 12 मिनट में जो है एक विद्यालय का निरीक्षण करना है, तो ऑफिस में जाता था, प्रधानाध्यापकों से पहले से लिख के रखते थे, वो तुरंत दे देता था अपना, और वो जाकर के अपडेट कर लेता था। तो उससे कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसमें सिर्फ धन हुआ, जो खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। लेकिन अब जो अनुश्रवण की जो रूपरेखा तैयार किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, यह काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और धरातल पर यदि ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रखंड के, जिला के अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो निरीक्षी अधिकारी कर्मी हैं, यदि वे उतार पाने में वो सफल और सक्षम हो जाते हैं, तो अवश्य ही जो है इस रूपरेखा, इस खाका, इस मसौदा का यह परिणाम निकलेगा कि आने वाले 6 महीना 8 महीना में, जितना 6-8 महीना के पाठक रहते हुए गंवा दिया गया, उतने यदि अब आने वाला 6-8 महीना में यदि ईमानदारी पूर्वक इस रूपरेखा के तहत कार्य किए जाएंगे तो अवश्य ही बिहार के सरकारी विद्यालयों का हालात बदल जाएगा। और चूंकि सारे चीजों पर ध्यान देना है, अब कहीं पे हमने खबर दिखाया था आपको कि शौचालय में ही सिमट करके विद्यालय रह रहे हैं, कहीं पे दिखाया था हमने कि 4-6 शिक्षक शिक्षिकाएं, उनको बैठने के लिए चेयर ही नहीं है,
कहीं पे दिखाया था हमने कि झोपड़ी में विद्यालय चल रहे हैं आज भी, कहीं पे टीन के करकट में, कहीं अल्बेस्टस में चल रहे हैं, तो कहीं किसी के निजी भवन के ढाबे में चल रहे हैं, गौशाला में चल रहा है, तो इस प्रकार कहीं मंदिर में चल रहा है, तो कहीं मस्जिद में चल रहा है, चल रहे हैं ना, ऐसे कहीं सरकारी सामुदायिक भवन में, मनरेगा भवन में चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो अब जब अनुश्रवण किया जाएगा, उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा, तो इन सारे चीज़ों का वो जो है संज्ञान में लाएंगे अपने उच्चाधिकारियों को, और उच्च अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के आला कमान को बताएगा। तो अब नए भवन निर्माण के लिए भी प्रयास जारी है ना। अगले वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से एक 5 साल के लिए योजना तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से जहाँ पे भवन नहीं है भवन निर्माण करने की कवायद शुरू कर दी गई है, किस प्रकार से जो छात्र छात्राएं हैं उनको पुस्तक समय, उनके लिए जो है TLM किट्स, उनके लिए FLN किट्स, उनके लिए पोशाक की राशि, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो सैनिटरी पैड्स निर्माण करने का जो मशीन है वो तो वो सारे चीज़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किस प्रकार से कैंपस का निर्माण, खासकर से माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का, वहाँ पे जो है अलग अलग सुरक्षित जो है शौचालय का निर्माण, वहाँ पुस्तकालय का निर्माण, वहाँ लेबोरेटरी का निर्माण, ICT लैब्स का निर्माण, तो ये सारे चीज़ों पर जो है वो एड्स सिद्धार्थ के द्वारा प्लान किया जा रहा है, उसे मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।